नमस्कार। आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल के कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, द डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस स्पीड एंड एक्चुअल स्पीड इज। देखो क्वेश्चन कहता है कि सिंक्रोनस स्पीड और एक्चुअल स्पीड का जो डिफरेंस होता है उसको हम स्लिप कहते हैं या फिर रेगुलेशन कहते हैं या फिर पावर फैक्टर कहते हैं या फिर नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा सिंक्रोनस स्पीड और एक्चुअल स्पीड का जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्लिप कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। तो देखो क्या कैसे होता है, देखो मान लो ये हमारा एक 3 फेज मोटर है, इसमें एक स्टार्टर होता है एक रोटर होता है। देखो ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं, स्टार्टर कहते हैं। बीच में ये जो है ये होता है हमारा रोटर होता है। तो जो स्टार्टर होता है वो स्टार्टिक मीन्स नहीं घूमता है, बाकी जो रोटर होता है वो घूमता है। ये जो पार्ट है ये घूमता है। जब हम इस 3 फेज मोटर में 3 फेज सप्लाई देते हैं, देखो मान लो इधर से हम 3 फेज सप्लाई देते हैं, उसके बाद क्या होता है, ये जो स्टार्टर है इसमें क्या होता है ना, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। और ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है ये जिस स्पीड में घूमता है उसको हम क्या कहते हैं, सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं या फिर शॉर्ट में NS भी कहा जाता है। और जो ये रोटर है ये भी घूमता है, ये जिस स्पीड में घूमता है इसको क्या कहते हैं, एक्चुअल स्पीड या फिर इसको NR या फिर रोटर का स्पीड भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन क्या है, एक्चुअल स्पीड मीन्स स्टार्टर का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका स्पीड माइनस एक्चुअल स्पीड मीन्स जो रोटर है वो जो जिस स्पीड में घूमता है उसका स्पीड। तो NS या सिंक्रोनस स्पीड माइनस एक्चुअल स्पीड मीन्स NR, इसको क्या कहा जाता है ना, स्लिप कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए ड्राई सेल इज। एक ड्राई सेल में EMF कितना होता है, एक ड्राई सेल का EMF कितना होता है, 2.5 वोल्ट होता है या फिर 0 वोल्ट होता है या फिर 2 वोल्ट होता है या फिर 1.5 वोल्ट होता है। तो इसका आंसर होगा जो ड्राई सेल होते हैं वो हमारा 1.5 वोल्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका करेक्ट आंसर। ये वाला फिगर देखो, ये हमारा ड्यूरा सेल का देखो ये बैटरी है या फिर ड्राई सेल है, इसका देखो 1.5 वोल्ट इसका EMF है। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ एक्टिव पावर टू अपरेंट पावर इज। देखो एक्टिव पावर और अपरेंट पावर का जो रेशियो होता है वो डिमांड फैक्टर होता है या फिर लोड फैक्टर होता है या फिर पावर फैक्टर होता है या फिर फॉर्म फैक्टर होता है। तो देखो इसका आंसर क्या होगा ना, एक्टिव पावर और अपरेंट पावर का जो रेशियो होता है उसको हम क्या कहते हैं ना, ऑप्शन नंबर 3 पावर फैक्टर होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। तो देखो कैसे होता है, देखो ये जो फिगर है ये हमारा पावर फैक्टर का ट्रायंगल है। इसमें देखो ये पावर ट्रायंगल है, इसमें देखो हमारा जो पावर होता है वो 3 टाइप का होता है। एक होता है एक्टिव पावर, दूसरा होता है रिएक्टिव पावर, तीसरा होता है अपरेंट पावर। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में है एक्टिव पावर और अपरेंट पावर का रेशियो। एक्टिव पावर क्या है, ये एक्टिव पावर का फॉर्मूला क्या है, VI cos थीटा। तो V × I × cos थीटा, यह हो गया हमारा एक्टिव पावर। डिवाइड बाई रेशियो मीन्स डिवाइड बाई अपरेंट पावर। अपरेंट पावर का क्या है, ये देखो ये अपरेंट पावर है, इसका फॉर्मूला है VI मीन्स V × I। इसको अगर हम कैंसिल करेंगे, ऊपर में VI नीचे VI कैंसिल होता है, कौन रहता है, cos थीटा रहता है। तो सिर्फ cos थीटा रहता है। तो ये जो cos थीटा होता है ये किसका फॉर्मूला होता है, जो cos थीटा होता है वो पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है। इसीलिए एक्टिव पावर और अपरेंट पावर का जो रेशियो होता है वो हमारा पावर फैक्टर होता है। ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर फैक्टर ऑफ ए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। एक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट का पावर फैक्टर क्या होगा, 0 होगा, यूनिटी होगा या फिर लैगिंग होगा या फिर लीडिंग होगा। तो इसका आंसर होगा देखो, अगर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है मीन्स इसका पावर फैक्टर होगा यूनिटी। ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। तो देखो कैसे होता है, देखो जो पावर फैक्टर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा। यह थीटा क्या होता है ना, ये जो थीटा होता है ये वोल्टेज और करंट के बीच के जो एंगल होता है उसको हम थीटा कहते हैं। देखो ये हमारा एक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है, इसमें देखो ये जो हमारा रेड वाला लाइन है ये वोल्टेज के लिए है और जो ब्लैक वाला है वो करंट के लिए है। और वोल्टेज और करंट के बीच में देखो कोई भी एंगल नहीं है मीन्स 0 डिग्री है। तो ये जो हमारा प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है इसमें cos थीटा के बदले क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, इस 1 या फिर यूनिटी। इसीलिए जो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होता है उसका पावर फैक्टर क्या होता है, यूनिटी होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। और अगर हम कहेंगे प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, ये वाला फिगर देखो ये कैपेसिटिव सर्किट, इसमें क्या होता है ना, अगर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट होगा तो इसमें वोल्टेज, ये रेड वाला वोल्टेज और ब्लैक वाला करंट दोनों के बीच में जो एंगल होता है प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में 90 डिग्री होता है।
ये आपको याद रखना होगा। और प्योरली इंडक्टिव सर्किट में भी वोल्टेज और करंट के बीच में भी वही 90 डिग्री रहता है। तो इसीलिए अगर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है तो पावर फैक्टर क्या होगा, यूनिटी या फिर 1 होगा। और अगर प्योरली इंडक्टिव सर्किट या फिर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट होता है तो उसमें क्या होता है वैल्यू ना, कॉस थीटा के बदले क्या लिखेंगे 90 डिग्री, क्योंकि करंट और वोल्टेज के बीच में 90 डिग्री रहता है। और कॉस 90 जो होता है उसका वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। इसीलिए अगर प्योरली इंडक्टिव सर्किट या फिर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट होता है तो उसका पावर फैक्टर 0 होगा। और अगर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होगा तो उसका पावर फैक्टर यूनिटी या फिर 1 होगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेव ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। देखो जो ऑल्टरनेटिंग करंट जिसको हम एसी कहते हैं, करंट 2 टाइप होता है, एक एसी दूसरा डीसी होता है। जो ऑल्टरनेटिंग करंट या फिर एसी होता है उसका वेव फॉर्म क्या होता है, कॉस वेव होता है या फिर टेन वेव होता है या फिर साइन वेव होता है या फिर नॉर्मली कर्व रहता है। तो इसका आंसर होगा जो ऑल्टरनेटिंग करंट या फिर एसी करंट होता है उसका वेव फॉर्म रहता है साइन वेव। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। ये वाला फिगर देखो, इसमें ये होता है साइन वेव, ये होता है ट्रायंगुलर वेव, यह है कॉम्प्लेक्स वेव और यह है स्क्वायर वेव। हम सभी जानते हैं जो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है उसमें क्या होता है, पहले 0 होता है, उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू जाता है, फिर 0 आता है, फिर नेगेटिव में माइनस मैक्सिमम वैल्यू आता है, फिर 0, फिर मैक्सिमम वैल्यू, ऐसा होता है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको साइन वेव कहते हैं। और ये हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट का वेव फॉर्म है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन। देखो किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी ये 4 में से किस पर डिपेंड करता है, उस कंडक्टर की लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, या फिर उस कंडक्टर की एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, या फिर कौन सा टाइप ऑफ कंडक्टर है उस पर डिपेंड करता है, या फिर नॉन ऑफ दिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसी भी कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी होता है वो डिपेंड करता है वो कौन सा टाइप ऑफ कंडक्टर है। ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। एग्जाम्पल के लिए देखो, ये देखो ये सिल्वर है, सिल्वर का एक फिक्स रेजिस्टिविटी है। कॉपर का चाहे वो 1 मीटर का कॉपर हो या 10 मीटर का कॉपर हो, रेजिस्टिविटी इतना ही रहेगा। चाहे वो सिल्वर हो, एल्युमिनियम, टंगस्टन, आयरन, किसी भी मटेरियल हो, उसका क्या होता है ना, जो हमारा रेजिस्टिविटी वो फिक्स रहता है। चाहे एग्जाम्पल के लिए सिल्वर, 1 मीटर सिल्वर का रेजिस्टिविटी जितना रहेगा 10 मीटर का भी रहेगा, लेकिन रेजिस्टेंस का वैल्यू वेरी होता है लंबाई के। देखो एग्जाम्पल के लिए आपको बोलता हूँ, रेजिस्टेंस क्या होता है, इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ये जो रेजिस्टेंस होता है ये जो एल है कंडक्टर की लेंथ के उनसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मीन्स अगर लेंथ ज़्यादा होगा, लंबा ज़्यादा होगा तो उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन एक बात, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों अलग अलग होते हैं। जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया क्रॉस सेक्शन के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन जो रेजिस्टिविटी होता है वो टाइप ऑफ कंडक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। क्योंकि अगर एग्जाम्पल के लिए अगर हम रेजिस्टेंस लेंगे, मान लो ये हमारा ओआर है, इसका 1 मीटर ओआर में जितना रेजिस्टेंस रहेगा, अगर हम 1 मीटर को 2 मीटर करेंगे तो रेजिस्टेंस भी डबल होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस का वैल्यू लंबाई के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर लंबाई बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। लेकिन जो रेजिस्टिविटी होता है वो फिक्स रहता है, चाहे 1 मीटर हो, 2 मीटर हो, 10 मीटर हो, उसका रेजिस्टिविटी फिक्स रहता है। इसलिए किसी भी कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी होता है वो उस टाइप ऑफ कौन सा टाइप ऑफ कंडक्टर है उस पर डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द रोटर ऑफ ए 3 फेज इंडक्शन मोटर रन्स एट सिंक्रोनस स्पीड इट रोटर फ्रीक्वेंसी क्या होगा। देखो जब एक 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो रोटर होता है वो सिंक्रोनस स्पीड में घूमता है तो अब रोटर का फ्रीक्वेंसी क्या होगा। देखिए वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी के साथ डबल हो जाएगा, या फिर 0 होगा, या फिर सप्लाई फ्रीक्वेंसी से का हाफ हो जाएगा, या फिर सप्लाई फ्रीक्वेंसी जितना था उसका बराबर होगा। तो देखो जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होता है वो ये तो इम्पॉसिबल है कि वो सिंक्रोनस स्पीड में घूमेगा, क्योंकि जो मान लो ये हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर है, उसमें ये जो स्टार्टर है इसका जो स्पीड होता है उससे रोटर का स्पीड कम रहता है, इसीलिए वो सिंक्रोनस स्पीड में कभी नहीं घूमेगा। अगर घूमता है तो क्या होगा, देखो एक फार्मूला होता है, रोटर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्लिप इनटू स्टार्टर फ्रीक्वेंसी। और जिस कंडीशन में स्टार्टर और रोटर एक ही स्पीड में घूमते हैं तो अब स्लिप का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। अगर स्लिप का वैल्यू 0 होता है तो 0 इंटू फ्रीक्वेंसी के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे 0 को तो वैल्यू क्या आता है, 0 ही आता है। इसीलिए जो रोटर फ्रीक्वेंसी वो 0 होगा। ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका करेक्ट आंसर।
देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए ट्रांसमिशन सिस्टम ए फीडर फीड्स पावर टू। देखो ट्रांसमिशन सिस्टम में फीडर इनमें से किसको पावर फीड करता है, पावर प्लांट को या फिर डिस्ट्रीब्यूटर को या फिर जनरेटिंग सबस्टेशन को या फिर सर्विसमैन को। तो इसका आंसर अगर ये फिगर देखो, ये ट्रांसमिशन सिस्टम है, इसमें जो फीडर होता है कौन, देखो ये फीडर है, ये जो वायर है ये फीडर है, ये पावर किसको फीड करता है ना, ये डिस्ट्रीब्यूटर है उसको पावर फीड करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा। देखो ये फिगर देखो, पहले ये सबस्टेशन है, उसके बाद ये फीडर है, उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूटर है, उसके बाद ये तीनों जो घर तक जाता है वो होता है हमारा सर्विसमैन। तो ये जो फीडर वायर है ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटर को पावर फीड करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एमीटर प्रोवाइड्स द पाथ फॉर। देखो जो एमीटर होता है वो मैक्सिमम वोल्टेज पाथ प्रोवाइड करता है या फिर मिनिमम वोल्टेज पाथ प्रोवाइड करता है या फिर मिनिमम करंट पाथ प्रोवाइड करता है या फिर मैक्सिमम करंट पाथ प्रोवाइड करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम सभी जानते हैं जो एमीटर होता है इसको हम करंट को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। और इसके लिए क्या होता है, ये जो हमारा एमीटर होता है ये लो रेजिस्टेंस होता है। अगर रेजिस्टेंस लो रहेगा तो हाई करंट फ्लो होता है। तो इसीलिए जो एमीटर होता है ये मैक्सिमम करंट फ्लो करने के लिए पाथ को प्रोवाइड करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका करेक्ट आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर का मैक्सिमम एफिशिएंसी कितना है, 33.3% या फिर 40.6% या फिर 66.6% या फिर 72.99%। तो इसका आंसर होगा जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है इसका मैक्सिमम एफिशिएंसी रहता है 40.6%। ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। देखो जो हम सभी जानते हैं जो रेक्टिफायर होता है वो एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करता है। और ये जो रेक्टिफायर होता है ये 2 टाइप होता है, एक हाफ वेव होता है, दूसरा फुल वेव होता है। जो हाफ वेव होता है इसमें एक ही डायोड का यूज किया जाता है, और जो फुल वेव होता है उसमें भी 2 टाइप का होता है, एक ब्रिज टाइप होता है और एक फुल वेव होता है। उसमें जो फुल वेव होता है उसमें 2 डायोड यूज किया जाता है और जो ब्रिज टाइप होता है उसमें 4 डायोड यूज किया जाता है। ये भी आपको याद रखना होगा। और अगर फुल वेव रेक्टिफायर होता है तो उसका मैक्सिमम एफिशिएंसी कितना होता है ना, इसका डबल होता है, 40.6 का डबल होता है, 81.2% होता है। वो भी आपको याद रखना होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।